आप सभी को शुभ प्रभात। आगे हम पढ़ रहे हैं काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य हुए हैं भरत मुनि, भामह, वामन, दंडी, हेमचंद्र। तो इस तरह से इन लोगों के बारे में जानेंगे कि इन लोगों ने संस्कृत काव्य शास्त्र में जो भी दिया, योगदान दिया और जो भी किए, तो सब हम लोग जानेंगे। भरत मुनि भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय शती माना है। कौन सी शती? द्वितीय शती। और संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भरत मुनि को ही माना जाता है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। भरत ने नाट्य शास्त्र को क्या कहा है? पंचम वेद भी कहा है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। कितने अध्याय हैं नाट्य शास्त्र में? 36 अध्याय हैं और 5000 श्लोक हैं। नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। किसमें? वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक तथा दीपक। 10 गुण है, 10 दोष और 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक, अलंकार, दीपक की मीमांसा की है। नाट्य शास्त्र के 6ठ एवं 7वें अध्याय में रस, मतलब 6वां और 7वें अध्याय में क्या दिया है? रस दिया है और भाव का वर्णन किया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। और गुण कितने माने हैं? 10। और दोष भी 10 है और 4 अलंकार माना गया है नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के द्वारा। अब देखते हैं भामह जी का। भामह, आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामह का समय 6ठ शती का पूर्वार्ध निश्चित किया है और भरत मुनि का द्वितीय शती। तो भामह कश्मीर के निवासी थे। भामह कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के निवासी थे तथा इनके पिता का नाम जो है रक्रिल गोमी था। रक्रिल गोमी था भामह के पिताजी का नाम। सर्वप्रथम भामह ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया। भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की किसने? भामह जी ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। और भामह ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त करके एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया। कश्मीर के निवासी थे और उनके पिता का नाम रक्रिल गोमी था। भामह के काव्यालंकार में परिच्छेदानुसार निरूमित विषयों की तालिका इस प्रकार है। परिच्छेद है, प्रथम है, उसमें विषय में दिया गया प्रथम परिच्छेद में विषय दिया है काव्य के साधन, लक्षण तथा भेदों का निरूपण। द्वितीय और तृतीय में अलंकार निरूपण दिया गया है। दूसरे और तीसरे में क्या दिया गया है? अलंकार का निरूपण दिया गया है। और प्रथम में काव्य का साधन, लक्षण और भेद बताया गया है। चतुर्थ में 10 दोष निरूपण। जैसे भरत मुनि ने माना था 10 दोष, इसी तरह से इनका भी है। तो 10 दोष का निरूपण किया गया है। पंचम परिच्छेद में है न्याय विरोधी दोष निरूपण। षष्ठ में शब्द शुद्धि निरूपण। 6वें परिच्छेद में क्या है? शब्द शुद्धि निरूपण किया गया है। और भामह के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शब्दार्थों सहितो काव्यम। शब्दार्थों सहितो काव्यम भामह का है, मतलब शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना, इनका काव्य सिद्धांत है भामह जी का।
भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर इन्होंने 3 गुणों को माना है और उनका वर्णन है माधुर्य, ओज, प्रसाद। कौन कौन से गुण माने हैं भामा ने? माधुर्य गुण, ओज तथा प्रसाद। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण मानना है। वक्रोक्ति जो है सभी अलंकारों का प्राण इन्होंने माना है भामा ने, कि जो वक्रोक्ति है वह जितने भी अलंकार आते हैं उसके प्राण हैं वक्रोक्ति में। 10 विध काव्य दोषों का विवेचन भी है। रीति को न मानकर काव्य गुणों का विवेचना किया है। अब देखते हैं आगे दंडी जी को देखते हैं। आचार्य दंडी का समय सप्तम शती स्वीकार किया जाता है। सप्तम शती स्वीकार किया जाता है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। दंडी जो है पल्लव नरेश जो सिंह विष्णु हैं तो उनके सभापति हैं और मतलब सभा पंडित थे। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबद्ध थे तथा काव्यादर्श नामक महनीय ग्रंथ की रचना की। तो जो काव्यादर्श है वह एक महनीय दर्शन दंडी जो है अलंकार संप्रदाय से संबद्ध थे और उन्होंने काव्यादर्श नामक महनीय ग्रंथ की रचना की। जो काव्यादर्श है कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है तो काव्यादर्श दंडी जी का ही है और यह अलंकार संप्रदाय से संबद्ध थे। काव्यादर्श में 4 परिच्छेद तथा लगभग 650 श्लोक हैं। काव्यादर्श में कितने परिच्छेद हैं? 4 परिच्छेद हैं। दंडी जी के काव्यादर्श में 4 परिच्छेद हैं और 650 श्लोक हैं। दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया तथा इसका संबंध जो है गुण से स्थापित किया। वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट भी किया है और इनका संबंध जो है वैदर्भी और गौड़ी रीति का संबंध गुण से स्थापित किया। दंडी के काव्यादर्श में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका निम्न है। इनके पहले परिच्छेद में प्रथम में है काव्य लक्षण है, भेद है, रीति तथा गुण का विवेचन है। रीति तथा गुण का विवेचन है, काव्य लक्षण है। और द्वितीय में है अर्थालंकार निरूपण, तृतीय में है शब्दालंकार निरूपण, विशेषता मतलब यमक का ही है इनका भी। चतुर्थ में है दशविध काव्य दोषों का विवेचन। आचार्य बलदेव उपाध्याय दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक मानते हैं। बलदेव उपाध्याय जी दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक मानते हैं। अब हम देखेंगे वामन के बारे में। तो वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं और आचार्य हैं, प्रवर्तक आचार्य हैं वो रीति संप्रदाय के। इनका समय विद्वानों ने 8वीं शती का उत्तरार्ध माना है। वामन का 8वीं शती का उत्तरार्ध माना है। वामन कश्मीर नरेश जयापीठ के मंत्री थे। आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की सूत्रों में की है और स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। काव्य अलंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या 319 है। काव्य अलंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है? 319 तथा ग्रंथ जो है 5 परिच्छेदों में विभक्त है। इनका क्या है? काव्य अलंकार सूत्र है। काव्यादर्श किसका है? दंडी का है। नाट्यशास्त्र किसका है? भरत मुनि का है। तो इस तरह से हमें याद रखना होगा। और सूत्रों की संख्या कितनी है काव्य अलंकार में? 319 है और 5 परिच्छेद हैं। वामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नांकित हैं। रीति को पहला है रीति को काव्य की आत्मा मानना। रीतिरात्मा काव्यस्य, तो ये हमें याद रखना होगा, रीतिरात्मा काव्यस्य। दूसरा है गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देना। तीसरा है वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली। इन 3 रीतियों की कल्पना करना। किसका किसका? वैदर्भी गौड़ी तथा पांचाली। 10 प्रकार के गुणों को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा मानना। समग्र अर्थालंकारों को उपमा का
प्रपंच मानना, उपमा का प्रपंच माना, जितने भी अर्थालंकार हैं उसको उपमा का प्रपंच माना। अब है उद्भट जी। उद्भट जी अलंकार से संबंधित आचार्य थे। उद्भट जी अलंकार से संबंधित आचार्य थे। इनका समय 8वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इन्हें कश्मीर के राजा जयापीड़ का सभा पंडित माना है। कश्मीर के राजा जयापीड़ का सभा पंडित माना है और इनका समय 8वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है और ये अलंकार से संबंधित आचार्य थे। आचार्य उद्भट ने काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट ने काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ में अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग का विवेचन किया है। वैज्ञानिक ढंग पर विवेचन किया है तो किसमें? काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ में अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग पर विवेचन किया है। उद्भट के विशिष्ट सिद्धांत निम्नांकित हैं। पहला है अर्थभेद से शब्द भेद की कल्पना। दूसरा है श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ मानते हुए श्लेष के दो प्रकार, शब्द श्लेष तथा अर्थ श्लेष की कल्पना तथा दोनों को अर्थालंकारों में ही परिगणित करना। तीसरा है अर्थ के दो भेदों की कल्पना, विचारित सुस्थ तथा अविचारित रमणीय। और चौथा है काव्य गुणों को संघटना का धर्म मानना। तो पहला में क्या था? अर्थभेद से शब्द भेद की कल्पना। अर्थभेद से शब्द भेद की कल्पना, जो भी अर्थ है उसका शब्द भेद की वो कल्पना किए हैं। विशिष्ट सिद्धांत हैं उद्भट जी के। और श्लेष को सभी अलंकारों में, जो श्लेष अलंकार है, सभी अलंकारों में श्लेष अलंकार को श्रेष्ठ मानते हुए श्लेष के दो प्रकार बताए हैं, शब्द श्लेष, अर्थ श्लेष की कल्पना तथा दोनों को अर्थालंकारों में ही परिगणित करना। रुद्रट कश्मीर के निवासी थे। रुद्रट कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 9वीं शती का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। रुद्रट की रचना का नाम है काव्यालंकार। रुद्रट की रचना का नाम क्या है? काव्यालंकार। इस ग्रंथ में 16 अध्याय तथा कुल 734 श्लोक हैं। रुद्रट की जो रचना है काव्यालंकार, इसमें 16 अध्याय भी दिए हैं और कुल 734 श्लोक हैं। संभवतः रुद्रट ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 वर्गों में बांटा है: वास्तव, औपम्य, अतिशय, श्लेष। वैज्ञानिक ढंग से क्या क्या बांटा? अलंकार को 4 वर्गों में। पहले में वास्तव, दूसरे में औपम्य, तीसरे में अतिशय, चौथे में श्लेष। अब देखते हैं आनंदवर्धन जी के बारे में। आनंदवर्धन कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे। आनंदवर्धन भी कहाँ के थे? कश्मीर के थे और राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे। इनका 9वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है इनका समय। आनंदवर्धन ने काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। किसका? ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की। तो ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया और ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की। इसमें 4 उद्योग मतलब अध्याय जो मूलतः कारिकाएं सूत्र की व्याख्या है, और इसमें 4 अध्याय दिए हैं जो मूलतः सूत्र की व्याख्या है। अब देखते हैं अभिनव गुप्त जी को। अभिनव गुप्त कश्मीर के निवासी थे। यह भी कश्मीर के थे। जिस तरह से हम लोगों ने रुद्रट को कश्मीर के बारे में पढ़ा, कश्मीर और एक और है, आप लोग पहले से ही जान रहे हैं, आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त। तो अभिनव गुप्त कश्मीर के निवासी थे। इनका समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। अभिनव गुप्त का समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। अभिनव गुप्त के पिता का नाम नरसिंह गुप्त था। पिता का नाम क्या था? नरसिंह गुप्त था तथा वे चुखुलक के नाम से प्रसिद्ध थे।
इनकी माता का नाम विमलका था। इनकी माता का क्या नाम था? विमलका। और अभिनव जी चुखुलक के नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से? चुखुलक। अभिनव गुप्त ने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र और नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त, भट्ट इंदुराज और भट्टतौत को गुरु मानकर किया। अपने स्वयं पिता को, जो नरसिंह गुप्त थे, इनके पिता नरसिंह गुप्त और भट्ट इंदुराज और भट्टतौत को गुरु मानकर किया। और किस किस पे? व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, नाट्य शास्त्र का अध्ययन इन लोगों को गुरु मानकर किया। अभिनव गुप्त ने निम्नलिखित ग्रंथों की टीकाएं लिखी। मूल ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, लेखक हैं भरत मुनि, आप लोग जान ही रहे हैं। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन और काव्य कौतुभ भट्टतौत। तो नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव भारती के नाम से है, ध्वन्यालोक लोचन के नाम से है, और काव्य कौतुभ जो है भट्टतौत का काव्य कौतुभ विवरण टीका नाम से लिखे हैं। और अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की। किसकी? तंत्रालोक। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? नहीं, तंत्रालोक ही इनकी रचना है। सॉरी, हाँ, तंत्रालोक ही है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। तो अभिनव गुप्त जो है तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति है यह। तो दार्शनिक कृति की रचना की। यह ग्रंथ रत्न तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। तो हमारे एग्जाम में अगर पूछे कि तंत्र शास्त्र का विश्वकोश कौन है, तो रत्न तंत्र। तो जो है ग्रंथ, यह इनका जो ग्रंथ है रत्न तंत्र शास्त्र का, किसका? तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है, तंत्रालोक। तो तंत्र दिया हुआ है, तो इसी से हमको रिलेटेड करना, जोड़ना होगा कि तंत्रालोक तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। अब आगे देखते हैं कुंतक। तो कुंतक जी को देखते हैं कि कुंतक भी कश्मीर के निवासी थे, जिस तरह से अभिनव गुप्त। तो इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक किसे? कुंतक को। तो कुंतक का समय 10वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। कुंतक की प्रसिद्ध कृति जो है वक्रोक्ति जीवित 4 उन्मेषों में विभक्त कारिका एवं वृत्ति से संवलित ग्रंथ है। अब है धनंजय। अब धनंजय जी के बारे में 10वें नंबर पे धनंजय जी का नाम आया, तो धनंजय जी के बारे में देखते हैं। धनंजय धारा नरेश मुंजराज के सभा पंडित थे। इनका समय 10वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे। धनंजय जो है ध्वनि विरोधी आचार्य थे तथा दशरूपक नामक ग्रंथ की रचना की। तो दशरूपक किसकी रचना है? धनंजय की। और ये ध्वनि विरोधी आचार्य थे। धनंजय ध से ध्वनि, तो ये ध्वनि विरोधी ही आचार्य थे। धनंजय कृत दशरूपक में 4 प्रकाश और लगभग 300 कारिकाएं हैं। सूत्र का एक तरह से उल्लेख है। 300 सूत्रों का उल्लेख है, 4 प्रकाश है और 300 कारिकाएं हैं। धनंजय के भ्राता धनिक ने 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से लिखी। जो 10 रूपक है उसकी जो टीका है अवलोक के नाम से लिखी है। धनंजय के भ्राता धनिक द्वारा लिखित है 10 रूपक की टीका, वो अवलोक नाम से लिखी गई। महिम भट्ट को देखते हैं। महिम भट्ट कश्मीर के निवासी थे। इनका तो दिया नहीं है धनंजय का, बस लिखा है कि धारा नरेश मुंजराज की सभा के पंडित थे। महिम भट्ट भी कश्मीर निवासी थे। तो महिम भट्ट कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्री धैर्य तथा गुरु का नाम श्यामल था। महिम भट्ट के पिता का नाम क्या था? श्री धैर्य। गुरु का नाम श्यामल था। महिम भट्ट का समय 11वीं शती का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है। महिम भट्ट ने ध्वनि मत के खंडन के लिए महिम भट्ट ने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। व्यक्ति विवेक जो है 3 विमर्शों में विभक्त है।
व्यक्ति विवेक 3 अध्यायों में विभक्त है। महिमभट्ट जी का, जो कश्मीर के निवासी थे, इनके पिता का नाम श्रीधैर्य और गुरु का नाम श्यामल था, और इनका समय जो है महिमभट्ट का 11वीं शती का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है। और ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की महिमभट्ट ने, और इसमें 3 अध्याय विभक्त हैं व्यक्ति विवेक में। अब हम देखते हैं भोजराज। तो भोजराज धारा प्रदेश के, लगता है मुझे कि यह भी धनंजय धारा नरेश, यह भी प्रदेश है, धारा एक प्रदेश है, वह धनंजय धारा प्रदेश के थे। जो भोजराज भी थे, धनंजय और भोजराज धारा प्रदेश के राजा थे भोजराज। इनका समय 11वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश नामक 2 ग्रंथों की रचना की। तो भोजराज धारा प्रदेश के राजा थे। इनका समय 11वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश नामक 2 ग्रंथों की रचना की। किसकी? सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, भोजराज द्वारा, भोजराज की रचना है। अब देखते हैं मम्मट। तो मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ था। कई लोगों का जन्म कश्मीर में हुआ। मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ था। इनके पिता का नाम कैयट था। जैसा कुंतक हुआ तो इस तरह से कैयट भी नाम ही है, कुंतक जो लेखक हैं। तो इनके पिता का नाम, मम्मट के पिता का नाम क्या है? कैयट। मम्मट का समय 11वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। भोजराज का पूर्वार्ध माना जाता है 11वीं शती का, इनका उत्तरार्ध माना जाता है। मम्मट ने काव्य प्रकाश, तो काव्य प्रकाश मम्मट का है, जो नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 10 अध्याय हैं, 10 उल्लास हैं, अध्याय हैं। तो ये ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की काव्य प्रकाश। क्षेमेंद्र कश्मीर निवासी, यह भी कश्मीर के हैं। तो क्षेमेंद्र का समय 11वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है मम्मट की तरह। और इनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र था। जैसे क्षेमेंद्र उसी तरह से प्रकाशेंद्र। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक, तो क्षेमेंद्र ही है। क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु अभिनव गुप्त थे, जो हमने अभी पढ़ा। तो क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु कौन है? अभिनव गुप्त थे। क्षेमेंद्र ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की। देखते हैं इतने सारे ना। अब देखिए, कवि कंठाभरण, दूसरा है औचित्य विचार चर्चा, और तीसरा है सुवृत्त तिलक, और चौथा है दशावतार चरित। तो क्षेमेंद्र ने 4 ग्रंथों की रचना की है। कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, तीसरा है सुवृत्त तिलक, और चौथा है दशावतार चरित। आगे हम पढ़ते हैं रुय्यक के बारे में। रुय्यक भी कश्मीर निवासी। रुय्यक कश्मीर निवासी। रुय्यक के पिता राजानक तिलक था। रुय्यक के पिता का नाम क्या था? राजानक तिलक था। राजानक तिलक ने उद्भट के ग्रंथ पर उद्भट विवेक नाम से टीका लिखी। रुय्यक का समय जो है 12वीं शती का पूर्वार्ध था, तथा ये महाकवि मंखक के काव्य गुरु थे। महाकवि मंखक के काव्य गुरु थे। रुय्यक ने अलंकार सर्वस्व नामक एक मौलिक ग्रंथ की रचना की। रुय्यक का कौन सा ग्रंथ उन्होंने लिखा? कौन सी रचना की? अलंकार सर्वस्व। अब 16वें नंबर पे है, देखिए शोभाकार मित्र। शोभाकार मित्र का समय 12वीं शती का उत्तरार्ध था। जैसे रुय्यक का पूर्वार्ध था 12वीं शती का, तो शोभाकार मित्र का 12वीं शती का उत्तरार्ध था। ये कश्मीर निवासी थे। जैसे रुय्यक भी थे कश्मीर निवासी, उसी तरह से शोभाकार मित्र भी। तो ये कश्मीर निवासी त्रयीश्वर मित्र के पुत्र थे। त्रयीश्वर मित्र के पुत्र थे। शोभाकार मित्र ने अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। जैसे रुय्यक अलंकार सर्वस्व, उसी तरह से शोभाकार मित्र जो है अलंकार रत्नाकर। तो रुय्यक और शोभाकार का थोड़ा सा मिलता जुलता है, अलंकार सर्वस्व और अलंकार रत्नाकर।
अब 17वें नंबर पर है हेमचंद्र। हेमचंद्र गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे। हेमचंद्र गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे। शोभाकार मित्र। शोभाकार मित्र का समय 12वीं शती का उत्तरार्ध था। ये कश्मीर निवासी त्रयेश्वर मित्र के पुत्र थे। शोभाकार मित्र ने अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। हेमचंद्र जी के बारे में देखेंगे अब। हेमचंद्र गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे। किसके गुरु थे? गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे तथा काव्यानुशासन नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। हेमचंद्र का जो रचित ग्रंथ है काव्यानुशासन है। हेमचंद्र के दो शिष्य हैं, रामचंद्र तथा गुणचंद्र ने सम्मिलित रूप में नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। किसने किसने? रामचंद्र और गुणचंद्र ने सम्मिलित रूप में नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। रामचंद्र को प्रबंधर शतकर्ता की उपाधि से मंडित भी किया जाता है। रामचंद्र जो रामचंद्र और गुणचंद्र हैं तो इन्होंने सम्मिलित रूप में नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना भी की थी और रामचंद्र को प्रबंध शतकर्ता की उपाधि से भी मंडित किया जाता है। अब देखिए 18वें नंबर पर है शारदा तनय। शारदा तनय जो है शारदा तनय का जो समय है 13वीं शती का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है तथा कश्मीर के निवासी थे। शारदा तनय ने भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ की रचना की। शारदा तनय का ग्रंथ कौन सा है? भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ की रचना की शारदा तनय ने। इसमें 10 अधिकार मतलब अध्याय हैं, 10 अध्याय हैं। 19 नंबर पे हैं जयदेव। अगला जयदेव जी के बारे में देखें। जयदेव मिथिला के निवासी थे। कहाँ के? मिथिला के निवासी थे तथा इनका समय 13वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। जैसे शारदा तनय का 13वीं शती का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है, उसी तरह से जयदेव का 13वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से प्रख्यात थे। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से प्रख्यात थे। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की 10 मयूखों तथा 35 अनुष्टुप श्लोकों में की। इनका क्या है? जयदेव जो है साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष और पक्षधर उपाधि से इनको बुलाया जाता है और पीयूष वर्ष और पक्षधर उपाधि इनको मिली है 13वीं शती का उत्तरार्ध में। और ये जयदेव जो है मिथिला के निवासी थे। अभी तक जितने भी हम लोगों ने पढ़ा 18 लेखकों के बारे में, भारतीय काव्यशास्त्री के बारे में, तो उसमें जयदेव ही मिथिला से थे। और क्या कहते हैं, इनका है रचना चंद्रालोक। ये सब संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य हैं। और जयदेव चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना 10 मयूखों और 35 अनुष्टुप श्लोकों में की। अब है 20वें नंबर पर है, देखिए विश्वनाथ कविराज उत्कल मतलब उड़ीसा का प्राचीन नाम यही है उत्कल। और उत्कल के राजा मतलब उड़ीसा के राजा सांधी विग्रहिक थे। विश्वनाथ कविराज जो हैं उड़ीसा के राजा के सांधी विग्रहिक थे। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर था। विश्वनाथ कविराज के पिता का नाम क्या था? चंद्रशेखर था। विश्वनाथ का समय 14वीं शती का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने 10 परिच्छेदों में मतलब अध्याय में साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। अब देखते हैं विद्याधर जी को। तो विद्याधर ने काव्य प्रकाश की शैली में एकावली नामक ग्रंथ की रचना की है। विद्याधर का क्या है ग्रंथ? एकावली।
विद्याधर का समय जो है 14वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। अब आगे देखते हैं विद्यानाथ जी को। तो विद्यानाथ दक्षिण भारत के काकतीय नरेश प्रताप रुद्र, दक्षिण भारत के काकतीय नरेश प्रताप रुद्र के दरबार में रहते थे। इनका समय 14वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। जिस तरह से विद्याधर जी का, विद्यानाथ ने प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना 9 प्रकरणों में की। अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। इनका समय 16वीं शती का अंतिम चरण माना जाता है। अप्पय दीक्षित ने वृत्तिवर्तिक, चित्रमीमांसा, कुवलयानंद नामक ग्रंथ की रचना की। अप्पय दीक्षित की कौन कौन सी रचना है? 3 ग्रंथ है। वृत्तिवर्तिक, अप्पय दीक्षित का वृत्तिवर्तिक, चित्रमीमांसा, कुवलयानंद। वृत्तिवर्तिक, चित्रमीमांसा, कुवलयानंद किसका है? अप्पय दीक्षित जी का है। अब आगे देखिए 24वें नंबर पर पंडित राज जगन्नाथ। तो पंडित राज जगन्नाथ जातीय आंध्र ब्राह्मण थे। यहाँ थे? जातीय आंध्र ब्राह्मण थे तथा पैद्य भट्ट के पुत्र थे। पैद्य भट्ट के पुत्र थे। इनका समय 17वीं शती का प्रथम चरण माना जाता है। पंडित राज जगन्नाथ ने रसगंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। तो यह रसगंगाधर जो है कई बार पूछा जा चुका है। अप्पय दीक्षित के बारे में भी पूछा गया है। तो सब जो है शती के अनुसार या संस्कृत संस्कृत के जितने भी आलोचना के आचार्य हुए हैं उनका क्रमशः शती के अनुसार दिया हुआ है। मतलब द्वितीय सदी, जैसे भरत मुनि को बलदेव जो बोलते हैं कि वे द्वितीय सदी के थे, उसी प्रकार से सीधे 17वीं शती का माना गया। उसमें 24 को ज़्यादा श्रेष्ठ हैं आचार्य जो संस्कृत आलोचना के आचार्य हुए। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं। ये सब आप लोगों को इनका जितनी भी इनकी रचना है और इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की, ये सब, और शती और शती के बाद और क्या कहते हैं जैसे कि हम लोग पढ़े कि कोई परिच्छेद, हाँ, जो परिच्छेदों में विभक्त किया, और किस चीज़ के, जैसे कि काव्य, नाट्य और रीति, इस तरह से जो भी संबंधित है उसके बारे में हमको अच्छे से ध्यान रखना होगा, ताकि कभी भी परीक्षा में, चाहे वो TGT, KVS, NVS कुछ भी हो, हम उत्तर दे सकें। हमको समझ के, इसको रटना नहीं है, इसको समझते हुए ही पढ़ना है। धन्यवाद।